नमस्कार बच्चों। जी हाँ, आज हमारा एक तरह से मैथ सिलेबस जेई मेंस के टॉपिक्स को छोड़ दें तो आखिरी चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। जैसा कि मैंने आपसे कहा भी है कि ये चैप्टर जो है ये ऐसा चैप्टर है अलजेब्रा का जिसमें आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें उसके बावजूद वहाँ एग्ज़ाम में आपसे एक क्वेश्चन बनेगा, इसकी गारंटी नहीं होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन इस चैप्टर की लेने की ज़रूरत नहीं है। स्कोरिंग चैप्टर्स क्या क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, वेक्टर थ्योरी, इन पर ज़्यादा फोकस करें। अलजेब्रा का कुछ सेक्शन बहुत आसान है और कुछ बहुत ही गंदा है। पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर भी अभी हमने देखा और उसमें हमने समझ लिया कि उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई बाउंड्स नहीं है। वो बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ होते हैं। वेक्टर, ट्रिगो, कोऑर्डिनेट और भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी क्लास में, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ऐसे केस में हमें ध्यान रखना है कि मेनली क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो उन चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करें जो थोड़ा सा स्कोरिंग है। फिर भी प्रोबेबिलिटी करना तो है ही सही, हम पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे भी सही। बट मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप कर सकते हैं जितना उतना ही करें, बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे पीएनसी, प्रोबेबिलिटी मेरे अपने फेवरेट टॉपिक्स हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ने और पढ़ाने में। बट हम यदि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्टनेस की बात करें तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा भी था 3 सेगमेंट्स यहाँ पर मेन है इस चैप्टर के अंदर। एक है टोटली प्रोबेबिलिटी पर, पीएनसी पर बेस। ईश्वर से दुआ करें कि पीएनसी पे बेस क्वेश्चन ना आए, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, क्योंकि यही सबसे गंदा सेगमेंट है। यहाँ पर पूरा वो पीएनसी यूज़ करेगा। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की बात की जाए तो बिल्कुल क्लासिक बेसिक डेफिनेशन जो होती है, जो आप लोगों को पता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, बस वही यूज़ होता है। इसके अलावा टोटली यहाँ पर क्या यूज़ होता है, पीएनसी। इसके बाद का सेगमेंट जो आता है वो है वेन डायग्राम वाला। वो भी थोड़ा सा मतलब एक तरह से रिस्की है। रिस्की इन द सेंस वहाँ जल्दबाजी में वो सारी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती हैं। फिर भी एज कंपेयर टू पीएनसी पार्ट ये आसान है। और सबसे आसान है इसका आखिरी सेगमेंट, जहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। एक्सटेंडेड बेस थ्योरम, ये बहुत ही आसान है। और ये इतना आसान है कि मतलब इसमें क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और हम देखेंगे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस एक छोटा सा सेंस है जो हमें मतलब अपने आप से आता भी है, उसको बस हमें यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत है। ऐसे इस थर्ड सेक्शन के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो देखिए बहुत सारी थ्योरम्स बनाई हुई हैं अलग अलग, लेकिन हम थ्योरम्स बाद में देखेंगे और आप खुद फील करोगे कि पहले हम उसका क्वेश्चन कर चुके होंगे और आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये क्वेश्चन वाकई ये थ्योरम से करने लायक था क्या। तो बिल्कुल बेसिक सेंस है। जी हाँ, बिल्कुल बेसिक सेंस है वो जो आखिरी सेगमेंट है, और जेई नॉर्मली क्वेश्चन उसी पर देता भी है। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि बात करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में भी बेस थ्योरम का क्वेश्चन शायद आता ही आता है और वो आसानी से बन जाता है। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारा प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर। तो प्रोबेबिलिटी आज की क्लास काफ़ी हद तक सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल है। प्रोबेबिलिटी है क्या? देखिए लाइफ में आपने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप खुद ये वर्ड यूज़ करते हैं, यार इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस हैं, इसका मतलब यदि हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी कहाँ यूज़ होती है? जहाँ किसी काम के या किसी भी चीज़ के होने ना होने पर थोड़ा सा आपको डाउट होता है, या उसके कुछ आपको लगता है कि यार इतने % चांस है हो जाएगा, इतने % ये नहीं हो जाएगा। यानी किसी के होने की बात करें तो वो फिक्स नहीं है। उसमें क्या क्या हो सकता है ये हमें पहले से पता हो। अभी हम प्रोबेबिलिटी में जब बात करेंगे तो पहले कुछ बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की बात करेंगे कि जैसे कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो पहले हम सब जो है सिर्फ और सिर्फ उसी की बात करेंगे, जिसमें पहला है, आप सभी ने नाम सुना भी होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट, यदि रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो नाम से पता चल रहा है कि सब कुछ रैंडम होगा नहीं होगा। नाम से पता चल रहा है कि कुछ फिक्स नहीं है, डिफाइंड नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके सारे डेफिनेट आउटकम, सारे पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो आपको पहले से पता है, बट एग्जैक्टली क्या आएगा वो नहीं पता है। हमें पता है कि हम एक फेयर कॉइन को टॉस करेंगे, फ्लिप करेंगे तो हमें पता है कि हेड या टेल में से कोई आएगा, लेकिन क्या आएगा नहीं पता है।
हमने मान लीजिए एक डाइस को रोल किया, एक फेयर डाइस को रोल किया, तो हमें पता है कि फेयर डाइस को रोल करने पर 1 to 6 नंबर्स में से कोई एक आउटकम्स हमें टॉप फेस पे दिखेगा, लेकिन फिर वही क्या दिखेगा एग्जैक्टली नहीं पता है। ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सारे पॉसिबल आउटकम्स हमें पहले से पता है, बट एग्जैक्ट आउटकम जो है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, या उसको हम डेफिनेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यही है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट whose all possible outcomes are well known in advance, but we can't predict the exact outcome. In a particular trial, of experiment. ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके कि एग्जैक्ट आउटकम्स क्या होंगे किसी के पर्टिकुलर ट्रायल में वो तो नहीं पता है, बट उसके पॉसिबल आउटकम्स की जानकारी हमें है। एक और चीज़, जब तक इस चैप्टर में कुछ ना बोला जाए आप सारी चीज़ें फेयर मानते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि सर ये भी तो हो सकता है कि भाई हाँ शोले की कॉइन थी, आपको पता है कि जितनी बार टॉस की हर बार हेड ही आना था, वो बायस थी। तो देखिए जब तक ना बोला जाए, वैसे हाँ मैक्सिमम केस में सारी चीज़ें बोली जाती हैं, बट फिर भी ना बोला जाए तो आपको मान के चलना है कि सब कुछ फेयर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सर मैंने तैयारी नहीं की लेकिन मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है। अब उसके चांस उसके जो तरीके हैं वो अनफेयर तरीके हैं, लेकिन हमें उनकी बात नहीं करनी है। हमें मैक्सिमम केस में किसकी बात करनी है? सब कुछ फेयर लेते हुए। तो जैसे इसका एग्जाम्पल भी आपको पता है, टॉसिंग अ कॉइन ऑब्वियसली फेयर कॉइन। तो आपको पता है कि एग्जैक्ट आउटकम्स तो नहीं पता है, लेकिन फेवरेबल आउटकम क्या होगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसे ही एक डाइस को रोल किया, एक 52 प्लेइंग कार्ड्स का वेल शफल्ड पैक में से आपने कोई एक कार्ड निकाला, तो आपको पता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, बट एग्जैक्टली क्या होगा उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो ये तो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद बात करेंगे वो है सैंपल स्पेस। जैसे मैंने कहा काफ़ी सारी डेफिनेशन है जो हमें समझनी पड़ेंगी और ये टर्म्स यूज होंगी। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस कुछ नहीं है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सब का जो कलेक्शन है, जो सेट है, दैट इज नॉन एज सैंपल स्पेस। तो ये क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट है, जो कलेक्शन है, दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस। जैसे हमें पता है एक कॉइन टॉस करें, टॉस ऑफ अ कॉइन, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनने वाला है? इसका सैंपल स्पेस, नॉर्मली सैंपल स्पेस को यहाँ लिखेंगे एस से। सैंपल स्पेस ऑब्वियसली हेड टेल। इसी तरह से टॉस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइन्स, ये भी हाँ फेयर कॉइन्स हैं, तो वही सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हो सकता है दोनों पर हेड हो सकता है फर्स्ट वाले एक पे हेड एक पे टेल, फिर सेकंड वाले पर हाँ हेड है फर्स्ट पे टेल है, और दूसरी लास्ट पॉसिबिलिटी है दोनों पर ही टेल आ जाए। ये है सैंपल स्पेस हाँ एक पेयर ऑफ कॉइन को टॉस करने का। यदि हम एक डाइस रोल करें, रोलिंग अ डाई, तो क्या होगा बताइए? एस, बताइए क्या बनेगा इसका सैंपल स्पेस? 1 2 3 4 5 6 ऐसी। पेयर ऑफ डाइस को रोल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उस केस में आपके पास हाँ कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? 36। 1 1 1 2 1 3 6 1 6 2 6 3 ऐसे 36 पॉसिबिलिटी। तो ये है सैंपल स्पेस। अब इसकी बात करते हैं नेक्स्ट इवेंट।
इवेंट, इवेंट क्या है? अ पर्टिकुलर सिचुएशन, a particular situation or a particular outcome of a random experiment. A particular outcome or a particular situation of a random experiment. एक random experiment का particular outcome या एक particular situation, उसे हम बोलेंगे event. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि event is subset of सैंपल स्पेस, कि सैंपल स्पेस का सबसेट, सैंपल स्पेस सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस के सबसेट को भी आप इवेंट कह सकते हैं। जैसे आपने क्या कहा, इन अ टॉस ऑफ पेयर ऑफ कॉइन्स both shows head, कि आपने एक पेयर ऑफ कॉइन टॉस किया तो दोनों पर ही, दोनों कॉइन पर क्या आ जाए? हेड। ये उस सैंपल स्पेस का या उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक पर्टिकुलर सिचुएशन है। जितने भी पॉसिबल सिचुएशन है उनमें से कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन को क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। तो ऑब्वियसली यदि ये इवेंट ई है तो इसके फेवर में जो क्या कहते हैं सेट बनेगा, वो सेट क्या बनेगा? सिर्फ ये बनेगा। जबकि करस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस हमें पता है ये होगा। क्लियर? ये है इवेंट। फिर इसके बाद कुछ और टर्म्स की बात करें उससे पहले हम क्या बात कर लेते हैं क्लासिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी या बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली बताता क्या है? किसी भी इवेंट के अकरेंस के चांस को बताता है। प्रोबेबिलिटी दो तरह से क्या कहते हैं बताई जा सकती है, जैसे आप लोग लाइफ में भी कहते हैं इसके हाफ पॉसिबिलिटी है, इस इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी हाफ है, या इस इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी 1/4 है, या इस इवेंट के होने का पॉसिबिलिटी कितना है 25% है, या 50% है। तो क्या होगा? परसेंटेज वाइज और अ नंबर। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब नंबर होगा तो क्या होगा? फ्रैक्शन में, फ्रॉम 0 to 1। और इसी तरह से तो यदि परसेंटेज की बात करेंगे तो 0 to 100% कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअली प्रोबेबिलिटी बताता क्या है? चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को बता रहा होता है। क्या है डेफिनेशन जो किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी का है? बताइए। जैसा कि आप सब जानते हैं P of E, ये सब तो आपको पता है क्या होता है? टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। और यहां क्या है मेरे बच्चे? आप सबको पता है फेवरेबल आउटकम्स, कि उस इवेंट को फेवर करने वाले आउटकम्स। ऑब्वियसली यदि हम बात करें तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा N of E अपॉन N of S, सैंपल स्पेस का कार्डिनल नंबर, यानी सैंपल स्पेस वाले सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो नंबर, ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स को रिप्रेजेंट करेगा। और फेवरेबल आउटकम्स जो हमारे इवेंट में को फेवर करने वाले आउटकम्स हैं, उन आउटकम्स का जो नंबर है, यानी उसका जो सेट है, उसका जो कार्डिनल नंबर है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है। अच्छा, यहाँ पे इसको और अप्रोप्रिएटली लिखें तो ज़्यादा सही डेफिनेशन ये है, N of E इंटरसेक्शन S अपॉन N of S। क्यों है ज़्यादा सही डेफिनेशन? देखिए, ज़्यादा सेफर साइड का डेफिनेशन, यानी एक तरह से कहें कि बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है। मान लीजिए जैसे हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, रोलिंग अ डाइस, तब क्या होगा?
हमें पता है कि सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए मैंने एक इवेंट ई डिफाइन किया, फेस इज अ प्राइम नंबर, फेस इज अ प्राइम नंबर। तो वैसे तो जैसे मैंने कहा ना आपसे कि ये पूरा चैप्टर जो है बेसिक सेंस का है, जो मैंने आपको समझाया कि आगे का जो थर्ड वाला सेगमेंट है जिसमें हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये सब बात करेंगे, वो एक्चुअली यहीं से निकल के आता है। उसका मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स है, मैंने एक कार्ड निकाला, आपसे कहा कि इसके रेड किंग होने का प्रोबेबिलिटी, आप क्या कहोगे? ऑब्वियसली कितने किंग हैं? 4, टोटल कार्ड्स 52, तो फेवरेबल कितने हो गए? 4, आउटकम्स टोटल पॉसिबल कितने होंगे? 52, तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा? 4/52। सॉरी, रेड किंग की बात कर रहे हैं, तो 2/52 होगा। अब मान लीजिए जैसे मैंने कार्ड निकाला, मेरे मुंह से एकदम से निकल गया रेड कार्ड। आप सोचिएगा, एक बहुत बेसिक सेंस में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने पहले कार्ड निकाला, आपसे मैंने कुछ नहीं बोला, आपसे कहा कि इस कार्ड के एक रेड किंग होने की प्रोबेबिलिटी, आपने कहा कि 2 फेवर में है। टोटल जो 4 किंग है उनमें से 2 ब्लैक हैं, 2 रेड है, तो 2 हमें फेवर कर रहे हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 52 थे, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 2/52, 1/26। लेकिन जैसे ही मैंने कार्ड निकाला, मेरे मुंह से एकदम से निकल गया रेड कार्ड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि रेड किंग होने की प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन मेरा अभी भी वही है, रेड किंग होने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन इस बीच में मेरे मुंह से क्या निकल गया कि जो कार्ड मैंने निकाला है इट इज अ रेड कार्ड। अब आप क्या कहोगे? अब 2/26, क्यों? ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही मेरे मुंह से निकला रेड कार्ड, आपके दिमाग से ब्लैक कार्ड निकल गए। आपका अपना जो सैंपल स्पेस है इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का, वो मॉडिफाइड हो गया। यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यही बेस थ्योरम है, आगे का सब कुछ यही है। वो क्या करेगा, वो क्या कहेगा, इतना सा कहेगा कि भाई जो इवेंट हम आपसे चाह रहे हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी मैं आपसे पूछने वाला हूं कि भैया रेड किंग, उस इवेंट से पहले कुछ हो चुका है। अब वो हो चुका है, तब आप इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि कुछ हो चुका है तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस मॉडिफाइड हुई। अब इसमें कुछ पढ़ाने की जरूरत है या बेसिक सेंस है? बेसिक सेंस है, कुछ भी नहीं है। कि जैसे मेरे मुंह से निकला कि भाई हाँ क्या कहते हैं रेड कार्ड, वैसे अपने आप आपने सारी चीजें करी, निकल के फाइनल डेफिनेशन कहां से आई? यहीं से आई, यहीं से आई। बस फर्क क्या पड़ा? ये बदल गया। इसके अकॉर्डिंग हो सकता है कई बार ये भी चीजें बदल जाएं, लेकिन आप सब चीजें जो हैं वो समझ पा रहे हो। बस वही सारा का सारा चैप्टर का थर्ड सेगमेंट है, सब यहीं से निकल के आएगा। इसी को मैंने आगे के समझाने के लिए इसको मॉडिफाइड कर दिया। अब यहां देखो आप, एक्चुअली जैसे ही मैंने कहा कि जो भी इवेंट की बात कर रहा हूं कि फेस जो है वो एक प्राइम नंबर है। अब कोई हो सकता है दिमाग जिसका सही नहीं हो, जिसने पहले सुना ही नहीं हो कि क्या चल रहा है, जिसने पहले सुना ही नहीं हो उसको तो उसने तो बिल्कुल एकदम से, जैसे मैंने क्लास शुरू कर दी, मैंने कहा भाई मैंने एक डाइस रोल की है। अब जब तक मैंने बोला तब तक बंदा बाहर था, एकदम से क्लास में एंटर हुआ। अब मैंने कहा कि भैया फेस एक प्राइम नंबर है। अब आप तो प्राइम नंबर में क्या दे रहे हो? 2 3 5, लेकिन सामने वाला क्या देगा? वो तो ये कहेगा प्राइम नंबर, अच्छा 2 3 5 7, शुरू हो गया, वो तो रुकेगा ही नहीं। तो यहां इसीलिए ऐसे बंदों के लिए भी हमने कहा कि भैया डेफिनेशन जो है ये है, आप निकाल लो कुछ भी। अब जो भी आप लिख रहे हो उसका इंटरसेक्शन लो इसके, यानी आप जो कॉन्टेक्स्ट आपको दिया गया है उस कॉन्टेक्स्ट में ही बात करनी है। जब तक मैंने कुछ नहीं बोला तब तक आपने 52 कार्ड लिए, 52 कार्ड लिए। जैसे ही मेरे मुंह से निकला रेड कार्ड, आप अपने हिसाब से समझ गए कि अब बात इस कॉन्टेक्स्ट में करनी है, तो अपने हिसाब से आपने चीजें मॉडिफाइड कर ली। तो यहां इसलिए मैंने ऐसा जनरल डेफिनेशन लिखा कि भैया आप हमेशा किस में बात करेंगे? जो सिचुएशन चल रही होगी उसी में बात करें। हो सकता है ई में बहुत सारे एलिमेंट्स हों, लेकिन फिर भी हम बात किसकी करेंगे? जो सिचुएशन हो चुकी है, जो हमें दिख रही है, उस सिचुएशन के हिसाब से हमें सारी चीजें यहां पे डील करनी है। तो ऑब्वियसली यहां अब क्या आ गया इसमें तो आ गया 2 3 5। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहां प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी? यदि मैं इस केस में आपको P ऑफ E की बात करूं मेरे बच्चे, तो आपको दिख रहा है कि बताओ क्या हो जाएगा? N ऑफ E अपॉन N ऑफ S।
कार्डिनल नंबर ऑफ ई एंड कार्डिनल नंबर ऑफ एस का रेशो, ये कितना हो गया 3/6 यानी हाफ। यहां से अब हमें कुछ चीजें और पता चल रही है कि यार ये जो प्रोबेबिलिटी है उसमें एन ऑफ ई, हमेशा जब हम बात कर रहे हैं एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एस की, तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एस की बात कर रहे हैं, तो ये जो है एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एस, ये तो मैक्सिमम कितना हो सकता है एन ऑफ एस के इक्वल, मिनिमम कितना हो सकता है 0। तो इसका मतलब यहां यदि प्रोबेबिलिटी की बात की जाएगी तो ये कहां से कहां तक जाएगा 0 to 1। यही प्रोबेबिलिटी यदि आपको परसेंटेज में निकालनी है तो क्या करना है, ऑब्वियसली 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यदि यहां पर हमसे ये कहा जाए परसेंटेज प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज चांसेस, तो फिर ये क्या हो जाएगा फाइनली, वही एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एस अपॉन एन ऑफ एस इंटू 100। तो ये तो बेसिक और क्लासिक डेफिनेशन जो बोलते हैं वो है प्रोबेबिलिटी का। और जैसा मैंने कहा कि हमारा जो पीएनसी वाला सेगमेंट है वो चलेगा सिर्फ और सिर्फ इसी डेफिनेशन में, बाकी सारी क्वेश्चन किसके होंगे उसमें एक्चुअली पीएनसी के होंगे। इसके पहले कि हम वो क्वेश्चंस पे जाएं, कुछ और टर्म्स हैं जो हम डिफाइन कर लेते हैं। उसमें पहला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये क्या है, अ ग्रुप ऑफ इवेंट्स said to be mutually exclusive events, a group of events said to be mutually exclusive events if occurrence of any one out of them confirms the non-occurrence of all others। दो इवेंट या दो से ज़्यादा इवेंट का कोई ग्रुप है, उस ग्रुप को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे। क्यों, कब, जब साफ समझ में आ रहा है एक का होना बाकी के ना होने को कंफर्म करता हो, या हम ऐसा कहें कि कब होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब उस पूरे ग्रुप में से एग्जैक्टली एक ही इवेंट होगा, जो हो गया बस वही होगा, बाकी कुछ और नहीं होगा। तो ऐसे इवेंट्स को क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक का होना दूसरे के ना होने को कंफर्म कर दे, तो ऐसे इवेंट्स क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने एक डाइस रोल की और मैंने दो इवेंट बोले कि भाई एक तो फेस इज एन ऑड नंबर, दूसरा इवेंट बोला फेस इज एन इवन नंबर। ऑब्वियस सी बात है दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो ऐसे केस में इन दोनों इवेंट्स को क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ऑड आ गया तो इवन नहीं आएगा, इवन आ गया तो ऑड नहीं आएगा। मैंने कहा कि मैंने एक इवेंट लिया बेटा यहां पर प्राइम नंबर और एक लिया इवन नंबर, अब क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नहीं, अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि यदि प्राइम के केस में 2 आ गया तो इवन भी आ जाएगा, इवन के केस में 2 आ गया तो प्राइम भी आ जाएगा। तो ऐसे केस में हमें समझ में आता है कि अच्छा यहां पे यदि ये कोई भी दो इवेंट्स, या ऐसे बात करें कि लेट E1 E2 En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन ऐसा लिखा जा सकता है EI इंटरसेक्शन EJ विल बी इक्वल्स टू 5। होगा नहीं होगा कि यदि E1 E2 En n नंबर ऑफ इवेंट्स हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इनमें से कोई भी दो आप ले लो,
उन दो का जो इंटरसेक्शन आना चाहिए वो फाई आना चाहिए। फॉर ऑल आई जे बिलोंग्स टू 1 to n। क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ही यही है कि उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉमन एलिमेंट होना ये बताता है कि यदि दो इवेंट में कोई एक एलिमेंट कॉमन हो गया तो फिर वो दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, जबकि हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। हमें यहाँ चाहिए कि यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो एग्जैक्टली एक ही इवेंट होगा, कोई भी दो एक साथ नहीं होंगे। ये तो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे मैंने एक पैक ऑफ 52 कार्ड से एक कार्ड निकाला और मैंने इवेंट कहा कि भाई हाँ कार्ड इज़ अ रेड कार्ड, और इवेंट कहा कि कार्ड इज़ अ ब्लैक कार्ड, तो ऑब्वियसली ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैंने एक और हाँ 4 इवेंट डिफाइन कर दिए कि कार्ड इज़ अ स्पेड, कार्ड इज़ अ डायमंड, कार्ड इज़ अ हार्ट और कार्ड इज़ अ क्लब। तो हमें पता है इन चारों में से कोई एक ही होगा। क्लब आ गया तो बाकी 3 नहीं होंगे, स्पेड आ गया तो बाकी 3 नहीं होंगे, कंफर्म है। तो ये चारों के चारों इवेंट्स क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, पत्ते तो पता है ना कैसे होते हैं? खेले पत्ते हैं? ताश नहीं खेले हैं? हैं? हाँ, ताश नहीं खेला तो क्या किया जिंदगी में? हैं? ताश तो खेले ही होते हैं यार। क्या क्या खेला है? 3 पत्ती खेली है? नहीं खेली 3 पत्ती है? फिर 3 पत्ती भी खेलो किसी दिन। हैं? क्या क्या होते हैं? हाँ, प्लेइंग कार्ड्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्योंकि ये उसके हाँ क्वेश्चंस बहुत आने वाले। क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? टोटल 52 कार्ड्स, 26 रेड, 26 ब्लैक। फिर 4 कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन सी? हार्ट्स, स्पेड, क्लब, डायमंड। कौन कौन से रेड होते हैं? डायमंड और हाँ हार्ट जो है वो हाँ क्या कहते हैं रेड होते हैं, और क्लब और स्पेड जो है ब्लैक होता है। कितने फेस कार्ड्स होते हैं? 12 फेस कार्ड्स होते हैं। कौन कौन से? जैक, किंग, क्वीन। ये जो है हर कैटेगरी में 3 फेस कार्ड होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स आर 12। कितने नंबर कार्ड्स होते हैं? नंबर कार्ड्स 40 या 36? हाँ, 21 को थोड़ी नंबर कार्ड बोलते हैं, नहीं बोलते ना, एस को नंबर कार्ड नहीं बोलते हैं। तो क्या होगा फिर? यहाँ आपको पता है कि एस जो है उसको नंबर कार्ड नहीं बोलते हैं, वो तो क्या है? नीदर फेस नॉर नंबर कार्ड। नंबर कार्ड्स आर 9 इन ईच कैटेगरी एंड देयर आर 4 कैटेगरी। सो कितना हो जाएगा कुल मिला के? 36 नंबर कार्ड। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे। वैसे नॉर्मली बता दिया जाता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कहाँ कहाँ क्या कहते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं।